डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिए और देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके सिमिलर हैं और क्या क्या पॉइंट्स आप लैग कर रहे हैं, और फिर उसको भी एकोमोडेट करने का प्रयास करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो सवाल तो बड़ा आसान सा है, और अगर आप इसको डिटेल्ड एनालिसिस में देखिएगा तो दो पार्ट में पूछा गया है। एक तो आपके सिग्निफिकेंस पूछ रहा है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, और दूसरा पूछ रहा है कि कैसे ये संघवाद को समावेश कर रहा है, संघवाद को बढ़ा रहा है। तो ये बात आपको समझाना है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे मैक्सिमम उनको इंटीग्रेट करके एक सिंगल टैक्स बनाने का प्रयास किया। वन नेशन वन टैक्स रिजीम इन द कंसेप्ट ऑफ वन इनडायरेक्ट टैक्स को ले आने का प्रयास किया गया। अभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत एक देश एक कर व्यवस्था है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट टैक्स अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा भी जो जीएसटी है, इसके अलावा भी कई सारे टैक्स अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं जो इसमें नहीं जोड़े गए हैं, और कई सारे स्टेट्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं जो इसमें नहीं जोड़े गए। तो पूरी तरह से वन नेशन वन टैक्स नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि सेमी आपका वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के प्रयास में एक कदम आपका उठाया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 ये हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ले आने का प्रयास किया, जो कि पूरे भारत में वन नेशन वन टैक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश है। इस 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 ए में चेंज किया गया। आर्टिकल 269 ए में एक नया टैक्स लगाया गया जीएसटी, और आर्टिकल 279 ए में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जीएसटी काउंसिल। 246 ए में जो आपका जोड़ा गया वो नया टैक्स जोड़ा गया है, क्योंकि आपको मालूम है 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो वहां पे एक नया टैक्स जोड़ा गया, जीएसटी के बारे में बताया गया। तो ये बात आप देख सकते हैं कि जो आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने वन नेशन वन टैक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। देखिए 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या करने का प्रयास कर रहा है कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स था, आपके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, आपने किसी एक आइटम पे कोई टैक्स दिया, फिर उसको रीसेल कर रहे हैं तो दोबारा उस पर टैक्स लग रहा है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को मिनिमाइज किया। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, फिर तीसरे स्टेट में जाइए, तो अननेसेसरी के टैक्स इंपोज होते थे, तो ई वे बिल ले आके उनको भी मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया। आप जो एक तरह से कहा जाएगा कि लॉजिस्टिक को ठीक किया, जो आपके मूवमेंट्स ऑफ ट्रक्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं आसानी से चेक करने की पॉसिबिलिटी आपका इसमें रखा गया है। तो सबसे मेजर बात आप देखिएगा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को ले आने का प्रयास किया गया है, आर्थिक एकीकरण को और टैक्सेशन को मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया। जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, इससे क्या हुआ है, लगातार जब आप देखिएगा तो साल भर साल आप अगर एनालाइज करिएगा तो जब से जीएसटी आपका ले आया गया है तब से गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में तो कोविड था, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा 21, 22, 23, 24 लगातार आपके जो जीएसटी के कलेक्शंस हैं वो साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं। साल भर साल क्या, महीने दर महीने बढ़ते जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इंप्रूव्ड टैक्स कलेक्शन है। गवर्नमेंट अभी भी कह रहा है कि बहुत सारे लोग जीएसटी में एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, जीएसटी के दायरे के अंदर आते हुए आपकी जीएसटी नहीं दे रहे हैं, तो उस पर भी बॉटलनेक्स को टैकल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आप देखिएगा कि स्टेट की रेवेन्यू को भी ये मदद करता है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है कि जहां पे आपका सामान जाके बिकेगा
उस स्टेट में इसको फायदा मिलेगा। तो इसमें जो कमजोर राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, वहां पे भी फायदा होने की पॉसिबिलिटी है। अगर वो कंजम्पशन करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये बात आप देख सकते हैं। फिर आपका क्या और फायदा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई चेन इनइफिशियंसीज थे हमारे देश में, उनको भी मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया है। जो जीएसटी ने क्या किया है कि आपके बॉटलनेक्स को स्टेट बॉर्डर्स पे कम करने का प्रयास किया गया है, समय बचाया है, ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट होते थे उनको मिनिमाइज करने का प्रयास किया है। जो सेक्टर्स लॉजिस्टिक के सेक्टर्स थे, लॉजिस्टिक्स का मतलब सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना, और ई कॉमर्स का जो मेजर आपका काम था उसको भी स्ट्रीमलाइन किया है। तो काफी इससे फायदा होने की पॉसिबिलिटी रही है। डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट किया है क्योंकि जीएसटी के अंदर आपको 15 नंबर का एक जीएसटीआईएन जीएसटी नंबर दिया जाता है और उसी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके सारे टैक्स कंप्लायंस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑफिसेज के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है, डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट आपका कर रहा है। तो ये सारा फायदा आपका, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। एक्चुअली में जो सवाल आपसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि कैसे ये हमारे फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो फेडरलिज्म में किस तरह का फेडरलिज्म है? ये फिस्कल फेडरलिज्म। आप देखिएगा आर्थिक संघवाद को ये बढ़ावा देता है। और वो कैसे बढ़ावा देता है? क्योंकि ये जो सिस्टम आपका बनाया गया है जीएसटी का, उसके स्ट्रक्चर में ही आप देखिएगा कि ऐसा आपका प्रयास किया गया है कि सारे डिसीजंस आपके दोनों सेंटर स्टेट मिलकर लें। तो एक बार देखते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या आपका सिस्टम क्रिएट किया गया है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वो जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल को हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, इसको कंस्टिट्यूट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। जितने भी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जहां पे स्टेट गवर्नमेंट आपके बनती है, जैसे दिल्ली हो गया या पुडुचेरी हो गया, तो वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या जो भी फाइनेंशियल डेजिग्नेशन पे आपका होगा वो भी इसके मेंबर होंगे। तो हमारे यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर प्लस जो इतने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो होंगे। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, राज्य मंत्री होंगे, वो भी इसके सदस्य होंगे। तो ये सारे सदस्य होंगे। एक तरह से आप देख लीजिए 28 स्टेट हैं प्लस आपके 2 यूटीज हैं जहां पे अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, तो ये हो गया। और आपके सेंटर से रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री का रहेगा। अब इसमें जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन आपके जीएसटी काउंसिल में 3/4 का अगर एक तरह से मेजॉरिटी होगा तभी डिसीजन होगा। तो 3/4 मेजॉरिटी पे अगर कोई भी बात होगा तभी डिसीजन होगा। दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो सेंटर का वेटेज दिया गया है वो 1/3 है। केंद्र सरकार को जो यहाँ पे महत्व दिया गया है मतदान में वो 1/3 है। राज्य सरकार को जो महत्व दिया गया है मतदान में वो 2/3 है। इसका मतलब जब तक सेंटर और स्टेट एक साथ नहीं आएंगे डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो एक तरह से डिसीजन आपका क्या है? विदाउट कमिंग ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट नो डिसीजन ऑफ जीएसटी कैन बी टेकन। तो यहाँ पे आप देखेगा कि जितने भी जैसे 28 राज्य, मान लीजिए टोटल 100 वोट्स पढ़ने हैं तो 28 राज्य को 66 मत दिए गए हैं और केंद्र को 33 मत दिए हैं। तो केंद्र अगर विरोध करेगा तो भी नहीं बात बन सकता, अगर सारे राज्य विरोध कर दिए तो भी बात नहीं बन सकता। तो सेंटर के साथ कुछ राज्य आने चाहिए तभी जीएसटी का डिसीजन आपका होगा। आइदर डिसीजन विल बी ऑन कंसेंसस बेसिस आइदर बाय 3/4 मेजॉरिटी। प्लस ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपके आइटम्स को इंक्लूड करना है, जिनको भी एक्सक्लूड करना है, उन सबों को आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट मिलके ही आपका इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है। अभी जितने भी जीएसटी के मीटिंग्स होते हैं उसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं कॉर्डियली। तो ये भी आप देख सकते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि फेडरल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि सबको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी रही है जीएसटी के अंदर
कि अगर 5 साल तक किसी स्टेट को जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से नुकसान होता है तो कंपनसेशन दिया जाएगा। ऑल्दो स्टेट्स इसके बाद भी इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया। इसमें एक और बात आप देख सकते हैं कि जैसे कि केरला में आपका जब फ्लड आया था तो उस फ्लड के समय 2018 में जीएसटी काउंसिल ने इसको परमिशन दिया था कि आप एडिशनल सेस लगा लीजिए और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे केरला फ्लड में जो डिजास्टर्स क्रिएट हुए हैं उनको टैकल करने का प्रयास करिए। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंसेज को भी टैकल करने का कोशिश किया जाता है, जैसे कंपनसेशन सेस जो आपका अभी बताया गया कि 5 साल तक कंपनसेशन सेस दिया जाएगा, लेकिन वो 5 साल के बाद एक्सटेंड आपका नहीं हुआ। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आपका है, जिसमें अगर सेंटर और स्टेट में कोई विवाद उठता है तो सेंटर स्टेट इस विवाद को जीएसटी काउंसिल में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आप देख रहे हैं, ये भी एक मैकेनिज्म आपका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या है इस जीएसटी काउंसिल के अंदर वो भी आपको समझना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस एसोसिएटेड विद जीएसटी काउंसिल। पहला बात आपका क्या है कि स्टेट्स जो आपके उनका जीएसटी में जो एक तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन बनता है वो कई बार वो क्लेम करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिले कर दे रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइमली कंपनसेशन आपका नहीं देता, जिसके वजह से स्टेट्स के प्रोजेक्ट हैं वो रुक जाते हैं। तो एक तो ये कंप्लेन है। दूसरा वो कंप्लेन करते हैं कि जो कंपनसेशन आपने 5 साल में खत्म कर दिया इसको एक्सटेंड करिए, वो भी एक्सटेंड आपका नहीं हुआ। फिर आप प्रॉब्लम क्या देखिएगा, वर्टिकल इनइक्विटी एंड फिस्कल एसिमेट्री है, क्योंकि अभी भी आप देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 271 में कुछ सेस लगाने की पॉसिबिलिटी होता है, सेस और सरचार्ज अधिभार लगा सकते हैं। और ये जो सेस लगाते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा अपने पास रखता है, स्टेट को इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता। तो इसमें भी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स आपके क्लेम कर रहे हैं कि प्रोवाइड अस कंपनसेशन इन दिस सेस आल्सो, आइदर यू डोंट इंपोज टैक्स। तो ये वर्टिकल इनइक्वालिटी ऊर्ध्वाधर आपके कहा जाएगा कि आपके विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि केंद्र सरकार ज्यादा पैसा सेस के माध्यम से या सरचार्ज के माध्यम से ले लेता है, जैसे एजुकेशन सरचार्ज हो गया या इन्वायरमेंट सरचार्ज, ग्रीन सरचार्ज हो गया, ऐसे बड़े सारे सरचार्ज वो इंपोज कर देता है। ये भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका है। फिर टैक्स जो रिजीम है देखने के लिए सुनने के लिए बड़ा आसान सा लगता है कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। 0%, फिर आप देखिएगा 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। 5 टैक्स आपके स्लैब्स हैं इसमें, तो 0% को हटा दीजिए तो 4 बचेंगे। तो जो टैक्स स्लैब्स है उसमें कौन सा आइटम किसमें जाएगा, उसमें कई सारे स्टेट्स विरोध करते हैं कि कुछ आइटम्स को आप लग्जरी में डाल दिए हैं जो कि इसेंशियल कमोडिटीज हैं, कुछ आइटम्स को आपने इसेंशियल कमोडिटीज में मतलब बहुत कम परसेंट टैक्स लगाया है 5%, जबकि वो लग्जरी आइटम में जाते हैं। तो केंद्र राज्य की विवाद हमेशा बनी रहती है आइटम्स को लेके। आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके कुछ स्टेट्स चाहते हैं कि उनको लग्जरी आइटम में डालिए और कुछ सेंटर चाहता है कि नहीं उसको हम किसमें रखें, इसेंशियल आइटम में ही रखें। तो टैक्स स्लैब को लेके कई बार विवाद आपके उत्पन्न होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं। कई बार आप देखेगा कि जीएसटी में वेबसाइट उसमें ग्लिचेज आ जाते हैं, या आप देखेगा कि वेबसाइट प्रॉपर रन नहीं कर रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एक चैलेंज है जिसको आपको टैकल करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कंप्लायंस बर्डन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पे बहुत ज्यादा है। कोविड लगा, आपके जीएसटी लगा, जीएसटी में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को बहुत सारे आपके कंप्लायंस बर्डन को फॉलो करना पड़ा, बहुत सारे अपने टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ा, और बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जीएसटी के दायरे के अंदर आ गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम उनके लिए था। उसके बाद जस्ट कोविड आ गया और कोविड के चलते जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उनकी आप कहिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। तो उसके बाद भी जो कॉम्प्लेक्स टैक्स बर्डन है वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसको भी रिजॉल्व किया जाए। ये आप देख सकते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा
कि जब जीएसटी लगा तो शुरुआत में जीएसटी के लगने के वजह से आपके इन्फ्लेशन इंक्रीज किया और ये भी एक प्रॉब्लम आपका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये ट्रांजिशनल पीरियड के लिए कुछ समय बाद ये मामला ठीक हो जाएगा। तो ये सारा बात है। अब कुछ रिफॉर्म्स आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या रिफॉर्म आपका होना चाहिए ताकि फिजिकल फेडरलिज्म या फेडरलिज्म को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रिजीम किया जाए। कई सारे आइटम्स हैं, जैसे आपका लिकर है इसमें नहीं आता है, और दूसरा आपके जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, डीजल है, वो ये सब इसमें नहीं आता है, उनको भी इंटीग्रेट कर दिया जाए। जिस दिन आपके एविएशन टरबाइन फ्यूल या डीजल या पेट्रोल आपके इंटीग्रेट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा टैक्स कम हो जाएगा उन पे। जो आपको 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि 50 से 60 रुपए के आसपास चला जाएगा। इट विल अल्टीमेटली बूस्ट द इकोनॉमी, क्योंकि ये जो आपके पेट्रोल डीजल यूज होता है ये एग्रीकल्चर पर्पज में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लार्ज स्केल पे जो यूज होता है, तो इससे एग्रीकल्चर भी इंप्रूव करेगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सिस्टम भी इंप्रूव करेंगे, उनको भी ले आना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किया जाए, जिसके वजह से क्या है कि जो आपके ग्लिचेज हैं वो आपका खत्म हो, प्रॉपर आपके फीडबैक लिया जाए एंड यूजर से कि क्या क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं जीएसटी में, और उसको रिफॉर्म पे आपका डाला जाए। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, सेंटर स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसको भी इंटेक्ट किया जाए, उसको भी मजबूत किया जाए, ताकि प्रॉब्लम्स जो फेस हो रहे हैं कंपनसेशन को लेके, डिलेड कंपनसेशन को, वो सब भी आपके टैकल किया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। जब जीएसटी आपका लगा भारत में तो जो अधिकारी थे उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, अब तो काफी सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स को आपके प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि जीएसटी कैसे आपका इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से, कैसे इसका कंप्लायंस हो सकता है। ये सारा बात आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सिग्निफिकेंस आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये फिजिकल फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है और ये वन नेशन वन टैक्स को ले आने की बात कर रहा है, टैक्स इफिशियंसी को बढ़ाने की बात कर रहा है, टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने की बात कर रहा है, और गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स था उसको भी मिनिमाइज करने का बात आपका कर रहा है। तो ये तो सिग्निफिकेंस आपका है। फिर उसके बाद आप इसमें ये देखिएगा टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो फिर आप उसका स्ट्रक्चर समझाएगा कि कैसे ये संघवाद को अपनाने का प्रयास किया है। पहला बात आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि स्ट्रक्चर में ही फेडरलिज्म को प्रमोट किया गया है। डिसीजंस बोथ सेंटर और स्टेट मिलकर लेंगे, सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा उसको आपका फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से फेडरलिज्म को प्रमोट आपका कर रहा है। फिर आप इसमें ये भी बता दीजिएगा कि जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो क्या है, लास्ट में सॉल्यूशन देके कंक्लूड कर। तो एक काम और कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं इसको लिखिए और इसका एक पीडीएफ बना के जो कोचिंग का नंबर है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर होगा उस पर सेंड कर दिया करिए, तो मैं इवेल्युएशन करके उसको वापस आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा, और क्या क्या उसमें आपके स्टैंडर्ड है आंसर का वो भी एक बार को पता चल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे। थैंक्स।